नॉर्मली अपनी लाइफ में एक पर्सन जो है वो बड़ी मेहनत से पैसे को इकट्ठा करता है और वो कोई ना कोई प्रॉपर्टी जो है, संपत्ति जो है वो अपने नाम पर खरीदने की कोशिश करता है। लेकिन काफ़ी बार ये देखने को मिला है कि जैसे ही एक पर्सन कोई भी संपत्ति खरीदना चाहता है और उसके रिगार्डिंग जो है बयाना देता है, जिसको अर्नेस्ट मनी या फिर टोकन मनी भी बोला जाता है, और उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो है एक एग्रीमेंट टू सेल क्रिएट हो जाता है, तो उससे लेकर जो एक्चुअल सेल डीड है उस टेन्योर के बीच में दोनों पार्टीज के बीच में कोई ना कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, और जिससे कि फिर उस संपत्ति की कोई भी रजिस्ट्री नहीं हो पाती। तो उसमें क्या है कि दूसरी पार्टी जो है वो एक पार्टी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे इसके रिगार्डिंग हाल फिलहाल में क्या लेटेस्ट कानून है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आम तौर पर ये जो डिस्प्यूट है एग्रीमेंट टू सेल से लेकर जो एक्चुअल सेल डीड है उस तक के क्यों अराइज होते हैं। तो कि अगर कोई भी दो पार्टीज के बीच में अगर एग्रीमेंट टू सेल हो जाता है एक संपत्ति को बेचने के लिए, मान लीजिए 6 महीने का टाइम दिया गया है कि 6 महीने बाद जो है इस संपत्ति की रजिस्ट्री को करवाया जाएगा, तो उस 6 महीने के दौरान जो है या तो उस संपत्ति के प्राइस बढ़ जाते हैं या फिर घट जाते हैं। अगर प्राइस बढ़ जाते हैं तो जो बेचने वाला है उसके मन में खोट आ जाता है कि अब इस संपत्ति के प्राइस जो हैं वो बढ़ गए हैं तो मेरे को बढ़े हुए प्राइस मिलने चाहिए। या फिर अगर उस संपत्ति के प्राइस घट जाते हैं तो जो खरीदने वाला है उसके मन में लालच आ जाता है कि मैं अब इस संपत्ति को जो है वो कम रेट पे खरीदूं। तो इस तरीके से जो है वो डिस्प्यूट अराइज हो सकते हैं। या फिर इसका दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि जो खरीदने वाला है उसके पास पेमेंट का अरेंजमेंट नहीं होता, या फिर जो बेचने वाला है उसका बेचने का इरादा जो है वो बदल गया है। तो इन्हीं वजह से जो है उस संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं हो पाती और एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की सोचती है या फिर दर्ज करवा देती है। तो ऐसे केसेस में एफआईआर दर्ज करवाने के रिगार्डिंग जो कानून आया है उस जजमेंट का नाम मैं आपको बता देता हूं, जिसका नाम है राधे श्याम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। 8 जुलाई 2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये लेटेस्ट जजमेंट आई है। तो सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। इस केस में भी एक संपत्ति के रिगार्डिंग जो है वो एग्रीमेंट टू सेल हुआ था 29 जून 2020 को, और उस संपत्ति की जो कीमत रखी गई थी वो रखी गई थी 5 करोड़ 11 लाख रुपए, और इसमें जो परचेजर था उसने 11 लाख रुपए जो है वो एडवांस अर्नेस्ट मनी बयाना दे दिया था और ये कहा कि बाकी का जो अमाउंट है 5 करोड़ रुपए वो मैं 18 महीने के अंदर अंदर सारा पे कर दूंगा। तो अब यहाँ पर जैसे जैसे टाइम बीतता रहा तो परचेजर ने थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके सेलर को देना शुरू कर दिया और अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ रुपया जो है वो सेलर को दे दिया। तो अब यहाँ पर इन बिटवीन सेलर और परचेजर के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया और सेलर जो है उसने उस संपत्ति को बेचने से मना कर दिया। तो अब यहाँ पर परचेजर ने उसके खिलाफ एक कंप्लेंट दी और एक एफआईआर को रजिस्टर करा दिया, जो कराया 406 एंड 420 के अकॉर्डिंग। और परचेजर का ये भी कहना था कि मेरे पास जो है वो पेंडिंग अमाउंट है और मैं इस संपत्ति के रिगार्डिंग उस अमाउंट को देना चाहता हूं, लेकिन सेलर जो है इस संपत्ति को अब नहीं बेचना चाहता, उसने मेरे साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी की है। और परचेजर का ये भी कहना था कि सेलर के खिलाफ जो ये एफआईआर दर्ज हुई है वो बिल्कुल ही ठीक हुई है। तो यहाँ पर इस एफआईआर को क्वैश कराने के लिए सेलर जो है वो पहुंच गया ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट में। तो यहाँ पर ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने ये कहा कि आपने जो है वो परचेजर से चीट किया है, तो आपकी जो इस एफआईआर को वो क्वैश नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने इस एफआईआर को क्वैश करने से मना कर दिया। तो यहाँ पर इस ऑर्डर से एग्रीड होकर सेलर जो है वो फाइनली पहुंच गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पार्टीज के आर्गुमेंट्स को सुनने के बाद ये कहा कि यहाँ पे जो मैटर है वो है एक संपत्ति के रिगार्डिंग और कमर्शियल ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग। यहाँ पर कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन का मुकदमा नहीं है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि कमर्शियल ट्रांजैक्शन और क्रिमिनल इंटेंशन में काफी डिफरेंस है, और साथ में ये भी कहा कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में भी काफी डिफरेंस है। और साथ में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि परचेजर के पास एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो रेमेडी है, वो अगर उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पर रजिस्टर करवाना चाहता है तो वो वहाँ पर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस डाल के, अपने डॉक्यूमेंट दिखा के या फिर अपनी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी दिखा के उस संपत्ति के रिगार्डिंग रजिस्ट्री करवा सकता है। और इवन की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी देखा कि परचेजर ने ऑलरेडी वो जो केस है वो फाइल कर दिया है, तो वहां पर वो सिविल रेमेडी को अवेल कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो एफआईआर को दर्ज करवाया गया है ये सिर्फ प्रेशराइज करने की टैक्टिक्स हैं पुलिस के थ्रू, तो यहाँ पर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं बनता और सिविल रेमेडी की जगह क्रिमिनल रेमेडी जो है उसको अवेल नहीं किया जा सकता। तो ये जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है वो सिर्फ पुलिस से प्रेशराइज करवाने के लिए करवाई गई है कि जिससे जो है वो संपत्ति की रजिस्ट्री हो सके या फिर जो अमाउंट है उसको इजीली रिकवर पुलिस के थ्रू करवाया जा सके। तो यहाँ पर कोई भी क्रिमिनल एफआईआर जो है 406 एंड 420 की नहीं बनती। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस एफआईआर को जो है वो सेलर के खिलाफ क्वेश कर दिया। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से, इस जजमेंट से कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।